We have come such a long way when it comes to evolution of clothing, isn't it? And this entire journey has been amazing and colorful. आज उसी के बारे में और बात करने के लिए हम आ चुके हैं. So very warm welcome all of you. And this brand new session of Crash Course is all about covering synthetic fibers and plastics in just 30 minutes. माइंड मैप आपसे शेयर होने वाला है, समरी आपसे शेयर होने वाली है और 30 मिनट्स के बाद आपको इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होंगे, सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स, एवरीथिंग यू विल नो. तो जो भी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको चाहिए टू एस योर एग्जाम इन ऑर्डर टू सॉल्व ऑल द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, वो आपको 30 मिनट्स में मिलने वाला है. सो क्विकली एवरीवन हिट द लाइक बटन फॉर द सेशन इफ यू आर रेडी फॉर द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर. माइंड मैप अंडर 30 मिनट्स. क्योंकि देखो हमारा अब जो कहीं ना कहीं एग्जाम पैटर्न है उसमें क्या होता है कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द चैप्टर इन ग्रेट डिटेल्स. थैंकफुली ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमने ग्रेड 6 में भी किया, फाइबर टू फैब्रिक के फॉर्म में. हमने तब कब क्या बात करी थी? वी टॉक्ड अबाउट कॉटन एंड जूट. ग्रेड 7 में फिर किया फाइबर टू फैब्रिक के नाम से, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट वूल एंड सिल्क. तो ये सारे तो हम नेचुरल फाइबर्स की बात कर रहे थे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से हमें मिलते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल बी टॉकिंग अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स व्हिच आर मैन मेड, राइट? सो सिंथेटिक फाइबर्स इन प्लास्टिक्स की बात करने के लिए वी आर ऑल सेट. बट बिफोर आई डाइव स्ट्रेट इनटू इट, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. हम लोग क्यों इतना पढ़ते हैं? ताकि जब हम एग्जाम देकर आए हमें पता चल सके कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं. और यही जानने के लिए वी हैव बायजूस नेशनल स्कोलास्टिक एंड पर्सनालिटी टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. ग्रेड 3 से ग्रेड 10 स्टूडेंट्स के लिए ये है. दैट मीन्स इफ यू आर इन ग्रेड 8 आपके लिए 100% एप्लीकेबल है. यू आर एलिजिबल टू गिव दिस टेस्ट. बायजूस ट्यूशन सेंटर में जाके आप दे सकते हो. इसका मतलब इट्स गोइंग टू बी ऑफलाइन. यू हैव टू गो, यू हैव टू सिट देयर. हम कभी कोई भी एग्जाम देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एग्जाम एनवायरनमेंट हो. वो आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगा ताकि आपकी जो स्किल्स हैं वो रियल एग्जाम एनवायरनमेंट में चेक हो सके. कि आप लुक एंड फील वाइज आपको लगे कि आप एग्जाम ही दे रहे हो. इन्विजिलेटर होंगे जो इन्विजिलेट करेंगे. सो कंप्लीटली प्रॉपर 2 आवर एग्जाम होगा आपका. मैथ्स एंड साइंस आपके सब्जेक्ट्स हैं. 120 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है. 60 मार्क्स फॉर साइंस, 60 मार्क्स फॉर मैथ्स. डेट्स यू कैन सी वीकेंड्स पे होगा. ये सैटरडेज एंड संडेज है. यू हैव 6 ऑप्शंस विद यू गाइज. प्लीज पिक द वन दैट सूट्स यू द मोस्ट. रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. यू कैन टेक द टेस्ट फॉर फ्री. अब एज आई सेड, ये टेस्ट लेने से क्या होने वाला है? देखो स्कॉलरशिप भी है, कैश रिवॉर्ड्स भी है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? आपको आपकी एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड मिलेगी. 15 शीट्स की डिटेल, 15 पेजेस की डिटेल रिपोर्ट कार्ड. तो आपको किस कैटेगरी के क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं, किनमें आप अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो, किनको आप अच्छे से टैकल कर पा रहे हो, यू विल अंडरस्टैंड दैट इन ग्रेट डिटेल्स. बहुत डेप्थ में आपको समझ आएगा. हैविंग सेड दैट, आपको ये भी समझ आएगा कि आपकी वीकनेसेस कहाँ पे है, कौन से क्वेश्चंस है, कौन से आई वुड से कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस या टॉपिक्स, वो कौन से सब टॉपिक्स हैं जो हम नहीं अच्छे से समझ पा रहे, हम नहीं अच्छे से उन पर परफॉर्म कर पा रहे, वो भी पता चलेगा. बिहेवियर के बारे में पता चलेगा. जो एक अटेम्प्ट करने की आपकी कैपेबिलिटी है उसके बारे में पता चलेगा. तो ये सब चीजें ये 2 घंटे का एग्जाम देके यू विल गेट टू नो. बेस्ड ऑन दिस यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट योर फ्यूचर. तो करियर को लेकर आपको आगे क्या करना है ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ पे ही काम करें. यू विल गेट टू नो अबाउट दैट टू. तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है ये, especially at this point of time जब आपके एग्जाम्स are just round the corner. So I think this is the perfect time to go and appear for this test. आपको अपने स्कूल टेस्ट में भी हेल्प होगा, प्लस जो यहाँ पे आपको बहुत ही पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट कार्ड मिलने वाली है वो आपको आपकी फ्यूचर ग्रोथ में भी डेफिनेटली हेल्प करेंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू इज Byju's Quiz Masters. Yes, all of you, this is back again, and this time you have a chance to meet Tarana ma'am. When? On 28th January. रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ओपन है. डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म है. बहुत इजी स्टेप्स है. अगर तुम्हें लगता है कि यू आर समबडी हु रियली लव्स अटेम्प्टिंग क्विज क्वेश्चंस, हु इज समबडी जो टैकल कर लेते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन को, मतलब अगर क्वेश्चन नहीं आता काम रहते हो एंड यू कैन स्टिल फिगर आउट द आंसर.
और तुम्हें लगता है कि नॉलेज परफेक्ट है, कॉन्फिडेंस परफेक्ट है, डेफिनेटली दिस सेशन इज मेंट फॉर यू. एंड अगर तुम्हें लगता है कि नहीं है ये, ऑल द मोर रीजन दिस सेशन इज मेंट फॉर यू, सो दैट यू कैन इंप्रूव योर स्किल्स. सो इररिस्पेक्टिव कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो, दिस इज अ सेशन दैट इज कंप्लीटली मेंट फॉर यू, जिसका एक्सपीरियंस लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगा. सो गो हेड, रजिस्टर करो, बिकॉज द क्लॉक इज टिकिंग. जैसे जैसे डेट पास आती जा रही है, हमारे पास बहुत कम टाइम है. सो वी आर हियर विद अनदर अपॉर्चुनिटी to nurture your talent, but you have to take that step. You have to register for the same. So go ahead and do that. All right everyone, I hope सबने सेशन लाइक कर दिया है, सब रेडी हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि 30 मिनट्स में हमें चैप्टर मास्टर करना है. तो जो माइंड मैप आपको रिक्वायर्ड है इस पॉइंट पे for synthetic fibers and plastics, grade 8 students, that is going to begin now. हमने नेचुरल फाइबर्स की बात ऑलरेडी कर ली है, अब हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स की. बट एक बार कंपैरिजन भी करके देखते हैं, क्यों हम ये जो ट्रांजिशन है नेचुरल से सिंथेटिक जाने का, ये हो क्यों रहा है. क्योंकि पहले तो हम नहीं बना रहे थे, पहले तो नेचुरल फाइबर्स ही यूज कर रहे थे. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट इज वेल. जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, बिल्कुल प्लांट्स से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं. अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो हमें पता है कि हमें प्लांट से क्या मिल रहा है, कॉटन मिल रहा है और जूट मिल रहा है. नेक्स्ट इज एनिमल्स. अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो हमें एनिमल्स से क्या मिल रहा है, वूल, सिल्क. ये हम कर चुके हैं ग्रेड 6 ग्रेड 7 में. सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं, जो लैब में प्रिपेयर हो रहे हैं यूजिंग वेरियस केमिकल्स. तो केमिकल ट्रीटमेंट हो रही है लैब में, तो दे आर मैन मेड. कैसे फाइबर्स है ये, दे आर मैन मेड बाय अस. सो बेसिक डिफरेंस तो हमें पता चल चुका है नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स में. मूविंग ऑन, इनकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंस है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट नाउ. नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं, मतलब दे वोंट कॉज एनी हार्म टू द नेचर. नेचर के लिए सही है, जैसे हम बोलते हैं कि जूट 100% बायोडिग्रेडेबल है, सो इट्स गुड फॉर द नेचर, राइट. सिंथेटिक नॉन इको फ्रेंडली होते हैं, बट नेचुरल एक्सपेंसिव होते हैं और सिंथेटिक कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई वी आर शिफ्टिंग टू सिंथेटिक फाइबर्स, क्योंकि वो ज्यादा अफोर्डेबल है, कहीं ना कहीं वो ज्यादा इकोनॉमिकल है. नेक्स्ट, नेचुरल फाइबर्स दे अब्सॉर्ब मोर वाटर, सिंथेटिक अब्सॉर्ब्स लेस वाटर. सो यू नो कि आप why you wear cotton clothes in summers, right? Now you know the logic behind it also. Another very important point, जो natural fibers हैं, they have more drying time. Synthetic का they dry up quickly. तो जो outdoor purposes के लिए जो rain gears होती हैं, उसमें हम क्या use करते हैं, synthetic fibers ज़्यादातर use करते हैं. Moving on, the next important point. नेचुरल फाइबर्स को मेंटेन करना ना थोड़ा सा मुश्किल है. सिंथेटिक को इट्स इजी बिकॉज दे आर रिंकल फ्री, इनमें रिंकल्स इजीली नहीं आते, राइट. तो आप नोट करोगे कि आपके पास एक कॉटन की शर्ट है या आपके पास एक पॉलिएस्टर शर्ट है, दोनों को मेंटेन करने में यू विल फाइंड इट मच इजियर इन केस ऑफ पॉलिएस्टर एज कंपेयर टू कॉटन. रिंकल्स आ जाते हैं कॉटन में, राइट. नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी, मतलब कौन ज्यादा लास्ट कर सकता है. सो लो ड्यूरेबिलिटी है नेचुरल फाइबर्स की, हाई ड्यूरेबिलिटी मतलब दे आर लॉन्ग लास्टिंग. सिंथेटिक फाइबर्स आर लॉन्ग लास्टिंग. सो वी नो द बेसिक डिफरेंस. ऑफ कोर्स कुछ अच्छे पॉइंट्स नेचुरल फाइबर्स के थे, कुछ अच्छे पॉइंट्स सिंथेटिक फाइबर्स के थे, बट हमें क्योंकि ज्यादा इकोनॉमिकल सिंथेटिक फाइबर्स पड़ते हैं, सो वी आर काइंड ऑफ शिफ्टिंग टू दैट डायरेक्शन नाउ. So, कौन से सिंथेटिक फाइबर्स हम कवर करने वाले हैं? वी विल बी टॉकिंग अबाउट रेयन, वी विल बी टॉकिंग अबाउट नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक. So let's get started with the very first one everyone, that is rayon. Rayon से start करते हैं. Rayon, this fiber is obtained by the chemical treatment of wood pulp, और इसीलिए इसे हम सेमी सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं. ध्यान से समझते हुए चलो, कुछ लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. सेमी सिंथेटिक, सेमी मतलब पूरा सिंथेटिक नहीं है, आधा ही सिंथेटिक है. क्यों, वाई सेमी सिंथेटिक? सिंथेटिक इसलिए क्योंकि केमिकल ट्रीटमेंट हो रही है, ठीक है. तो सिंथेटिक क्यों है? क्योंकि केमिकल ट्रीटमेंट हो रही है. और सेमी क्यों है? क्योंकि ये जो वुड पल्प इन्वॉल्व है ये नेचुरल सोर्स है. ये कैसा सोर्स है? ये नेचुरल सोर्स है.
ठीक है। सो सिंथेटिक इसलिए क्योंकि केमिकल ट्रीटमेंट हो रही है। सेमी क्यों बोला? क्योंकि नेचुरल सोर्स भी इन्वॉल्व है। अब इसको हम कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। देखो, सिल्क हमें सिल्क वर्म से मिलता है, बट सिल्क जो है कॉस्टली होता है, कहीं ना कहीं एनिमल क्रूअल्टी भी हो रहा है। सो वी शिफ्टेड टू रेयॉन। हमने बहुत कोशिश करी कि सिल्क जैसा जो उसकी ब्यूटीफुल टेक्सचर्स है वैसा हम कुछ रेप्लिकेट कर सकें। बहुत मेहनत के बाद वी केम अप विद रेयॉन। That's how rayon came into picture. So it resembles silk in appearance, texture and shine, but wrinkle free भी है, तो maintenance easy है, cheaper भी है, ठीक है। Plus we can dye it into various colors. So आपको आसपास बहुत सारे रेयन के जो फाइबर्स मिलेंगे वो कलर्ड होंगे रेयन के, ठीक है। अब कहाँ कहाँ ये यूज होता है? सबसे पहले इसको हम मिक्स कर देते हैं कॉटन के साथ और बेडशीट्स बना देते हैं, या वूल के साथ मिक्स करके हम कार्पेट्स बना देते हैं। टेक्सटाइल्स में यूज हो रहा है, टायर कॉर्ड्स में यूज हो रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ रेयन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन। नायलॉन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। सो दिस इज, आई कैन राइट दैट दिस इज कंप्लीटली मैन मेड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीटली मैन मेड फर्स्ट फाइबर जो था वो है नायलॉन। कब इन्वेंट हुआ? इन 1931 बाय वॉलेस कैरेथर्स। ओके, नाउ उन्होंने कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज नहीं किया। इंस्टेड क्या यूज किया? इट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग कोल, वाटर एंड एयर। एंड रिमेंबर दैट दिस इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। इट्स स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। मतलब कितनी अच्छी इसकी स्ट्रेंथ होगी कि स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसे हम कंसिडर कर रहे हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन नाउ। टू बिगिन विद, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। देखो जो रोप्स होती हैं कहीं ना कहीं वो किसकी बनी होती है? नायलॉन की बनी होती हैं। इलास्टिक, तो सॉक्स जो है वो नायलॉन। लस्ट्रस, शाइन है, तो बहुत सारे फैब्रिक्स नायलॉन के बने होते हैं। लाइट वेट, सीट बेल्ट भी नायलॉन की बनी होती हैं। एंड इट्स इजी टू वॉश। सो दीज आर द properties, and based on the properties I've told you where it's being used as well. So जो next मैं आपको दिखा रही हूँ, it's very easy if you connect it with the property. So ropes हैं, tents हैं, parachutes, toothbrush, sleeping bag, curtains, ये सारे क्या हो गए? uses हो गए nylon के। All right everyone, moving on, we have polyester. अब polyester हम कहाँ use करते हैं? Well, let's see. polyester का पहले मतलब पता होना चाहिए। poly means many. पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। सो ये एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो रिपीटेडली एस्टर्स से बना हुआ है। इन द सेंस इसमें जो रिपीटिंग मोनोमर है वो किसका है? एस्टर का है। सो पॉली एस्टर, तो मोनोमर यहाँ पे क्या हुआ? एस्टर। रिपीटेड यूनिट्स जब यहाँ पे एस्टर्स के आए तो क्या बन गया? पॉली एस्टर। और इसकी फ्रूटी स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्रूटी सी स्मेल आती है। All right, now इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? इट्स इजी टू वॉश, इसको वॉश करना बहुत आसान है। रिंकल फ्री है, सो इट डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली, क्रिस्प रहता है मतलब। ओके, ड्यूरेबल है, प्लस सॉफ्ट भी है। सो बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स यू नो आवर टेंडेंसी टू यूज पॉलीएस्टर बेस्ड फैब्रिक्स दैट्स इंक्रीजिंग। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलीएस्टर, We have PET, PET, पॉपुलर पॉलीएस्टर है ये। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म है पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट। प्लीज नोट द फुल फॉर्म, प्लीज नोट द स्पेलिंग वेरी केयरफुली। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के काम आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटल्स टू फिल्म्स, यूटेंसिल्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। टेरेलिन एक और ऐसा पॉलीएस्टर है हमारे पास जो बहुत पॉपुलर है। इसको भी हम नॉर्मल वे में इन फाइबर्स को भी यार्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपको गारमेंट्स बनाने के काम आता है, शीट्स बनाने के काम आता है। सो ये दोनों जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीएस्टर्स हैं। ऑल राइट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पॉलीएस्टर्स कैन बी मिक्स्ड विद नेचुरल फाइबर्स। सो बेसिकली यहाँ पे दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। जैसे पॉलीकॉट है, उसमें क्या होगा? पॉलीएस्टर प्लस कॉटन। पॉली वूल है, उसमें पॉलीएस्टर प्लस वूल। तो दो डिफरेंट टाइप्स के, जो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स है वो मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे। नाउ मूविंग ऑन टू द यूजेस ऑफ पॉलीएस्टर। स्पोर्ट्स वेयर में आप देखोगे ये यूज होता है। कैजुअल वेयर मतलब बेसिकली बहुत डिफरेंट
टाइप ऑफ फैब्रिक्स में यूज हो रहा है, बॉटल्स बनाने के काम आता है, यूटेंसिल्स बनाने के काम आता है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर. मूविंग ऑन टू अक्रेलिक. अक्रेलिक हम सबको पता है, हमें पता है स्वेटर्स एंड ब्लैंकेट्स जो हम विंटर्स में यूज करते हैं वो वूल के होते हैं या फिर वो अक्रेलिक के होते हैं. दैट मीन्स इट्स एक्चुअली सिंथेटिक फाइबर दैट हैज अ सिमिलर टेक्सचर एंड फील टू वूल. ये वूल जैसा इसका टेक्सचर होता है, इसका फील जो है वो वूल जैसा होता है. सो बेस्ड ऑन दैट आई एम श्योर यू कैन फिगर आउट द प्रॉपर्टीज एज वेल. इट्स इनएक्सपेंसिव, क्योंकि देखो वूल तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, राइट? तो वूल की जगह पे वी हैव शिफ्टेड टू अक्रेलिक ड्यू टू इट्स लो कॉस्ट. लाइट है ये कंपैरेटिवली, सनलाइट रेजिस्टेंट है, और आप देखोगे कि ये भी जस्ट लाइक वूल को भी हम डाई कर सकते हैं वेरियस कलर्स में, ये भी अवेलेबल है इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स. Uses, it goes without saying, anything that is suitable for wool can be put here as well. So sweaters, then we have shawls, we have carpets, we have sportswear. So ये सारे important uses हैं किसके? acrylic के. So we've been talking about synthetic fibers and हम बोल रहे हैं कि कितने important है, कितने uses है, but there is something where you need to be very very careful. कहाँ पे careful होना है आपको? Well, let's see. अगर आप किचन में हो या फिर आप किसी लेबोरेटरी में काम कर रहे हो या फिर आप कहीं बॉन फायर के पास हो, डू नॉट वेयर सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज दे कैन कैच फायर इजीली, और ये मेल्ट करके हमारी बॉडी के साथ स्टिक कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बर्न्स जो हैं वो और डीपर जाते रहते हैं. सो फायर के आसपास यू हैव टू just not wear synthetic fibers. Be very very careful about this. तो जो हमारी नॉलेज है वो हमें अप्लाई करनी आनी चाहिए रियल लाइफ में. ओके, नाउ कमिंग टू प्लास्टिक्स. प्लास्टिक्स के तो यूजेस एंडलेस है. इफ आई पिक अप अ पेन, मुझे पता है वो प्लास्टिक का होगा. इफ आई से देयर इज अ ग्लास, वो प्लास्टिक का हो सकता है. बकेट हो सकता है, टेबल हो सकता है, चेयर हो सकता है, स्ट्रॉ हो सकता है, शॉपिंग बैग हो सकता है. द लिस्ट इज एंडलेस. सो बहुत सारे हमारे आसपास प्लास्टिक के यूजेस हैं. डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में प्लास्टिक अवेलेबल है. हम प्लास्टिक के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स, properties, special uses and how it affects the environment. So let's get started with the types of plastic. सबसे पहले thermosetting plastic है, thermoplastic है. We'll get started with the first one, that is thermosetting plastic, जिसको एक बार आपने सेट कर दिया आप चेंज नहीं कर पाओगे. So these are the plastics which cannot be softened once they are molded. एक बार आपने इनको मोल्ड कर दिया फिर आप उसको दोबारा से सॉफ्ट नहीं कर सकते. ये रिजिड हो जाएंगे irreversible मैनर में जब इन्हें हीट मिलता है. एग्जाम्पल बेकलाइट. इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का पुअर कंडक्टर है. तभी क्योंकि हीट का पुअर कंडक्टर है तो यूटेंसिल हैंडल्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है तो स्विच में भी यूज होता है. नेक्स्ट इज मेलामीन. मेलामीन भी हार्ड हो जाता है एंड इट डज नॉट मेल्ट डाउन ऑन हीटिंग. सो आप नोट करोगे कि ये फायर को रेजिस्ट करता है, टॉलरेट कर पाता है हीट को, इसीलिए ये किचन वेयर, फ्लोर टाइल्स, हीट रेजिस्टेंट फैब्रिक्स में भी यूज होता है. नाउ कमिंग टू थर्मोप्लास्टिक्स. थर्मोप्लास्टिक का यूज देखते हैं. थर्मोप्लास्टिक सबसे पहले वो प्लास्टिक्स हैं जो इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं जैसे हीट प्रोवाइड होता है. यूजुअली इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है. बात करते हैं पॉलिथीन के बारे में. दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. यहाँ पे इथीन की पॉलीमराइजेशन से हमारे को क्या मिला? पॉलिथीन मिला. ओके, सबसे कॉमन तो हमें पता ही है, जो हम प्लास्टिक बैग्स यूज करते हैं वो पॉलिथीन के बने होते हैं. नेक्स्ट इज पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड. ये विनाइल क्लोराइड से बना हुआ है, राइट? पाइप्स या फिर कोई पैकेजिंग मटेरियल है उसमें वी यूज पीवीसीज. नेक्स्ट कमिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक. कैसी प्रॉपर्टीज है एक बार देखते हैं फटाफट से. नॉन रिएक्टिव. देखो मेटल्स हमारे आसपास जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो रस्ट कर जाते हैं या टार्निश कर जाते हैं या करोड कर जाते हैं, बट नॉट प्लास्टिक्स. दे आर लाइट वेट. लाइट वेट भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, ड्यूरेबल भी है. पुअर कंडक्टर्स हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, इनको हैंडल करना इजी है एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिकल है. प्राइस इनका ज्यादा नहीं है. दैट्स व्हाई रिपीटेडली वी आर यूजिंग इट, राइट? Now, next important thing, special use of plastic. कुछ special uses भी हैं प्लास्टिक के, जैसे कि हॉस्पिटल में जो ग्लव्स यूज होते हैं या जो सिरिंज यूज होता है या स्टिचिंग थ्रेड है, पैकेजिंग में है, यहाँ पे सब हम प्लास्टिक्स यूज कर रहे हैं. मेलामीन जो है वो उसी से ही जो फायरमैन की यूनिफॉर्म है वो बनती है. देन वी हैव टेफ्लॉन, जो एक स्पेशल प्लास्टिक है.
इस पे ऑयल और वाटर स्टिक नहीं करता. सो इन अ वे नॉन स्टिक कुकवेयर में भी हम टेफ्लॉन यूज कर रहे हैं. फाइनली हमने एंडलेस लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए जो प्लास्टिक से बने हुए हैं. जो बने हुए हैं मतलब हम बहुत यूज कर रहे हैं, मतलब वेस्ट जो है कहीं ना कहीं आप नोट करोगे कि वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है. जो इतने सारे हमारे पास यहाँ पे प्लास्टिक के यूजेस हमने देखे, उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे आसपास बहुत ज्यादा वेस्ट भी तो एक्यूमुलेट होता रहेगा. When we were discussing about the properties, we figured out कि प्लास्टिक में एक important property थी कि वो इतना expensive नहीं है. That means a lot of articles made of plastic are affordable. That means we tend to use it more. हम ज़्यादा use करने की कोशिश करते हैं. अगर हम ज़्यादा use कर रहे हैं तो हम जो waste generate करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा accumulate हो जाएगा. तो हम कैसे dispose कर सकते हैं? This is something that we need to figure out. क्योंकि अगर हम ओवर यूज करेंगे, दे वुड कम अ टाइम जब हम फ्यूचर में वी विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज प्लास्टिक्स कैन कॉज वेराइटी ऑफ पोल्यूशन एज वेल, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पोल्यूशन एज वेल. और ऐसा क्यों है? इन जनरल पहले वेस्ट के बारे में समझते हैं. क्यों हम बोल रहे हैं कि प्लास्टिक्स यूज नहीं करने, वो समझने से पहले हम ये समझते हैं कि दो टाइप ऑफ वेस्ट क्या होते हैं. एक कैटेगरी है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. Biodegradable waste and non-biodegradable waste. We'll get started with the very first one, that is biodegradable waste. अब biodegradable waste क्या होते हैं? ये वो वेस्ट हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब इनको ब्रेक डाउन करना आसान है, इनको इन अ वे वैनिश कराना आसान है थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो सनलाइट हो, ठीक है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो वाटर हो, किसी भी वेस्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज. इनको कहीं ना कहीं डिग्रेड करना आसान होता है, इनको ब्रेक डाउन करना आसान होता है. जैसे कि पेपर, आप देखोगे कि पेपर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी डिग्रेड कर जाता है, या वेजिटेबल फ्रूट पील है, लेदर है, कॉटन है, वूल है, वुड है, ये सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स हैं. बट वी ऑल्सो हैव अनदर कैटेगरी विद अस, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. मतलब इनको डिकम्पोज करने में हमें बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं, ये आसान प्रोसेस नहीं है, दे आर नॉट इजीली डिकम्पोज. ऐसा नहीं है कि होंगे ही नहीं, बट दे विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स. जैसे ग्लास के केस में दे कैन टेक अप टू मिलियंस ऑफ ईयर्स एज वेल. सो इट्स नॉट इजी टू डिकम्पोज देम थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस. प्लास्टिक्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए वी नीड टू लिमिट द यूज. मेटल कैन्स भी हैं, ग्लास भी हैं. सो क्योंकि इन सब में से प्लास्टिक का यूज सबसे ज्यादा हो रहा है, दिस इज आवर ड्यूटी कि हम किसी वे से इसको रिड्यूस कर सकें, इसका जो हार्मफुल इम्पैक्ट है वो कंट्रोल में ला सके. एंड दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज एवरीवन्स ड्यूटी टू डू दैट. अब क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्लास्टिक का, क्यों इतना फोकस करा जा रहा है प्लास्टिक्स पे? वेल लेट्स सी. ये तो हमें पता चल चुका है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वो एनवायरमेंट फ्रेंडली तो नहीं है. क्यों नहीं है अब ये समझते हैं, बिकॉज दिस कैन कम इन योर एग्जाम, दे कैन आस्क यू क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक प्लास्टिक्स आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली? So you just can't write कि, of course you can write कि वो non biodegradable है, but you have to explain also how. Say for example आपके पास कोई प्लास्टिक का बैग था and you burn it. The moment you burn it बहुत सारी poisonous gases release हो जाएंगी. आपने कभी देखा भी होगा प्लास्टिक जहां पे भी बर्न हो रहा होता है बहुत poisonous gases release हो जाती हैं which can cause air pollution. Next, आप सोचोगे कि ठीक है इसको हम बर्न नहीं करते, इसको हम सॉइल में डंप कर देते हैं, तब भी प्रॉब्लम है. अगर आपने सॉइल में भी इसको डंप कर दिया देन क्या हो जाएगा? सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा. नेक्स्ट, आप सोचते हो कि चलो ठीक है अब हम इसको सॉइल में भी डंप नहीं कर सकते, बर्न भी नहीं कर सकते, हम इसको पानी में डाल देते हैं. सो इफ यू थ्रो दिस इन वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज्यादा हैम्पर करेगा. ये चोक कर सकता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को. नेक्स्ट, इफ यू विल थिंक ठीक है हम रोड पे कहीं साइड पे रख देते हैं, in that case the waste articles that are thrown here and there, they can clog the drains as well. या जो animals रोड पे चल रहे हैं, if they try to consume plastic by mistake, again वो उनको कहीं ना कहीं swallow नहीं होगा, वो again affect हो जाएंगे, it can lead to their death as well. So it's something that is affecting at all the levels, and इसको कोई way जो है the only solution to tackle this situation is by reducing the amount of plastics that we are using. तो to begin with,
इसका जो डिस्पोजल है प्लास्टिक्स का, हम क्या कर सकते हैं, हम इसे सेपरेट करेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से. आपने हर जगह पे नोट किया होगा देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डस्टबिन दैट आर बीइंग प्लेस्ड. उसका एक रीजन है. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोज नहीं होता है. अगर आप मिक्स कर दोगे तो कहीं ना कहीं पहले वो सेग्रीगेट करने में टाइम जाएगा, उसको सेपरेट आउट करने में टाइम जाएगा. तो जहां पे ये प्रोड्यूस हो रहा है वहीं से वी पीपल आर प्रोड्यूसिंग द वेस्ट, राइट. वी हैव टू टेक केयर दैट वी आर थ्रोइंग द प्लास्टिक इन नॉन बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन ओनली. Next important thing that all of us need to do is follow this rule of 5R principle. अब ये 5R principle क्या है? Reduce, reuse, recycle, recover और repurpose and refuse. ये हम सबको करना है. To begin with, reduce. See, जितना कम हम यूज करेंगे उतना ही कम वेस्ट होगा, उतना ही कम गार्बेज में जाएगा. तो सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं, इन जनरल कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अगर आपको दिख रहा है अपने आसपास, रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. नेक्स्ट है रीयूज. अब हम रीयूज कैसे कर सकते हैं? यू कैन मॉडिफाई एंड रीयूज प्लास्टिक्स. आप उसको रीयूज कर सकते हो. मान लो एक प्लास्टिक की बॉटल आपके पास थी. Say suppose you had some cold drink. It was a plastic bottle. After that, what you can do is you can cut it into half and you can use the lower part of that bottle for storing. आप उसमें पेन स्टोर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. You're reusing the plastic, you're not throwing it away. नेक्स्ट वी हैव रिसाइकल. रिसाइकल में कुछ प्लास्टिक आइटम्स को आप रिसाइकल भी कर सकते हो, कंप्लीटली उसका फॉर्म चेंज कर सकते हो. यू कैन कन्वर्ट देम इनटू से टॉयज और पेन्स. ऑफ कोर्स ये थोड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे हो सकता है. नेक्स्ट इज रिकवर या फिर रीपर्पस, मतलब उनका पर्पस रीडायरेक्ट कर रहे हैं. अब हम ये कैसे कर रहे हैं? वेल लेट्स सी. जो कन्वर्जन है वेस्ट का इनटू रिसोर्सेज, दैट नीड्स टू बी डन. नाउ दिस रिसोर्स कैन बी इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन बी हीट, इट कैन बी चेंजिंग देम इनटू कंपोस्ट, फ्यूल, कुछ भी हो सकता है. बट इन अ वे वी आर रीडायरेक्टिंग देम, वी आर काइंड ऑफ रीपर्पसिंग देम. हम एक और पर्पस इस वेस्ट प्रोडक्ट को दे रहे हैं. फाइनली रिफ्यूज. दिस इज समथिंग दैट कैन डेफिनेटली बी डन. तो ये जिन पे मैंने स्टार लगाए ये तो हम अपने लेवल पे कर ही सकते हैं. रिफ्यूज का मतलब ये है कि जो ऐसे प्रोडक्ट्स है जो हार्मफुल है हमारे लिए या एनवायरनमेंट के लिए, किसी के लिए भी, रिफ्यूज द यूज ऑफ सच प्रोडक्ट्स. हम रिफ्यूज कर सकते हैं उनका यूसेज ताकि we have a better environment for us and we have a better environment for generations to come. So do follow these 5 R's and you need to inform everybody around you because you are now very well informed about the consequences of using excessive plastics as well. And with this we have come to the end of this session. ये सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है. ये जो पूरा चैप्टर का माइंड मैप है 30 मिनट्स के अंदर हमने पूरा समझ लिया है. We know all the important topics. So yes, we've got you covered, but picture अभी बाकी है. The session is over, but your task is not yet over. क्या टास्क है मैम हमारे लिए? बच्चा बहुत सिंपल सा टास्क है. ये तो इट्स अ गिवन कि प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं इट इज इनकम्प्लीट विदाउट प्रैक्टिस. जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम नहीं बोल सकते दैट वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड. तो आपको आपके प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए वी हैव दिस एग्जाम प्रेप टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. ये जो प्रेप टेस्ट है ये प्रिपरेटरी टेस्ट है. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. लिंक में क्या है? देयर इज अ गूगल फॉर्म आउट देयर. ये जो बनाया गया है ये आपकी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए बनाया गया है. एक्सपर्ट्स ने बनाया है टू मेक श्योर कि ये वो वाले क्वेश्चंस हो जो रिपीटेडली एग्जाम में आ रहे हैं, जो एक्चुअली चेक कर सके कि आपको कितना समझ आया है. एंड यही तो हमें जानना है. हम वंस वी कंप्लीट अ चैप्टर दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू नो कि हमें समझ कितना आया है. सो गाइज राइट आफ्टर दिस सेशन ये जो एग्जाम प्रेप टेस्ट है ये गूगल फॉर्म की, आपको गूगल फॉर्म मिलेगा डिस्क्रिप्शन में. Definitely attempt the quiz because this is how we will understand कि हमें कितना समझ आया है. एंड अगर अभी तक आपने सेशन लाइक नहीं किया है तो फटाफट से हिट द लाइक बटन फॉर द सेशन. चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन आप मिस ना करो. योर एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू. तो सिंसेरिटी के साथ सारे सेशंस अटेंड करने हैं. जिस भी सेशन में आप जो भी चैप्टर कवर कर रहे हो राइट आफ्टर दैट क्विज डेफिनेटली करना है. एंड आई एम लीविंग यू विद द होमवर्क क्वेश्चन एज वेल. सो यू कैन आंसर द होमवर्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में आप होमवर्क क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो. यू हैव टू टेल मी
कि रेयॉन को हम रीजेनरेटेड सेल्यूलोज कहते हैं. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और इज दिस स्टेटमेंट फॉल्स? रेयॉन को हम रीजेनरेटेड सेल्यूलोज कहते हैं, ये ट्रू है कि ये फॉल्स है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में देना. ऑल्सो डोंट फॉरगेट to attempt the quiz. We will be discussing the solutions with you super soon. But practice करो क्योंकि वहीं से ही आपके मार्क्स आएंगे. I wish you all the best. Thank you. Bye bye.